नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान जारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। उत्साहपूर्वक जारी है मतदान। 3 बजे तक मतदान प्रतिशत में त्रिपुरा, मणिपुर 68% के साथ सबसे आगे, तो सबसे कम महाराष्ट्र में 43% पड़े वोट। वहीं कई दिग्गजों ने मतदान कर निभाई अपनी जिम्मेदारी। लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे चरण में दिख रहा है शानदार रंग। कहीं 95 साल के बुजुर्ग ने तो कहीं दूल्हा दुल्हन ने किया मतदान। तीसरे और अन्य चरणों के लिए जारी है चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा और बिहार के अररिया में जनसभा कर विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी रैली को किया संबोधित। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग वाली सभी याचिकाएं की खारिज। बैलेट पेपर पर की मांग भी ठुकराई। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सुप्रीम कोर्ट ने मत पेटियां लूटने वालों को दिया गहरा झटका। दूसरे चरण के मतदान के बीच बीजेपी ने खोली कांग्रेस के दावों की पोल। साल 2009 में मुस्लिमों को प्राथमिकता देने वाला तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जारी किया बयान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना है कांग्रेस और इंडी गठबंधन का छिपा हुआ एजेंडा। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की क्या कहती है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। तो आपको बता दें कि अभी तक वोटिंग प्रतिशत पर एक नज़र यहां पर हम डाल रहे हैं और ऐसे में त्रिपुरा में 68.92% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 60.60%, उत्तर प्रदेश में 44.13%, राजस्थान में 50.27%, बिहार में 44.24% मतदान हुआ है और असम में 60.32% मतदान दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर 47% से अधिक, वहीं छत्तीसगढ़ में 64%, जम्मू कश्मीर में करीब 58%, कर्नाटक में 51%, केरल में 51% से अधिक, वहीं मणिपुर में 68.48% वोटिंग हुई है। तो दूसरे चरण का ये मतदान हो रहा है और 3 बजे तक जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो हम आपके साथ यहां पर साझा कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे दौर में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दूसरे चरण में 15 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर लोग बढ़ चढ़कर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी के बावजूद भारी संख्या में लोग अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए कतार में खड़े हुए दिखाई दिए। आज शाम 6 बजे तक 1202 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। और जयंत चौधरी ने मथुरा से अपना वोट डाला। वहीं बेंगलुरु सीट से भाजपा के उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसी कड़ी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वोट डाला और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वोट डाला। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपके साथ यहां पर साझा कर रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में मतदान किया। दूसरी तस्वीर आपको बता दें कि बेंगलुरु से है, जहां केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। इससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तीसरी तस्वीर भी हम आपको अब दिखाते हैं और ये देखिए 4 अलग अलग तस्वीरें हैं। तीसरी तस्वीर जोधपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वोट डाला। वहीं चौथी तस्वीर केरल के कन्नूर से है, जहां मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वोट डाला है। 4 अलग अलग तस्वीरें लोकतंत्र के इस महापर्व में किस तरह से जो बड़े नेता हैं वो कैसे आगे बढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और आइए अब आपको 4 और तस्वीरें हम दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर तिरुवनंतपुरम से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने मतदान किया। दूसरी तस्वीर बिहार के पूर्णिया से है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने वोट डाला। तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र के नांदेड़ से है, जहां भाजपा नेता अशोक चौहान ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर
मतदान किया। वहीं चौथी तस्वीर केरल के वायनाड से है, जहां राज्य के भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने मतदान किया। और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में मतदान किया। वहीं दूसरी तस्वीर बेंगलुरु से है, जहां साउथ बेंगलुरु सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तेजस्वी सूर्या ने मतदान किया। तीसरी तस्वीर कर्नाटक के चामराजनगर से है, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। और चौथी तस्वीर राजस्थान के अजमेर से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मतदान किया। और देश में लोकतंत्र का महापर्व काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है और लोग कई तरह की व्यस्तता और शारीरिक दिक्कतों के बाद भी मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही उत्साहित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बिहार के कटिहार में एक दुल्हन वोट डालने पहुंची। महाराष्ट्र के अमरावती में एक दूल्हा भी मतदान के लिए पहुंचा। वहीं नोएडा में भी 75 वर्षीय महिला ओपन हार्ट सर्जरी करवाने के बाद एम्बुलेंस में मतदान के लिए पहुंची। उसकी भी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई ने आज कई स्थानों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने इन छापों में बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए हैं। इससे पहले संदेशखाली मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने ईमेल के जरिए शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में 5 लोग नामजद हैं, जबकि बाकी अज्ञात लोग हैं। पश्चिम बंगाल के राशन वितरण में करीब 10,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां शेख के आवास पर छापा करने पहुंची, तो वहां उसके गुर्गों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। सैकड़ों स्थानीय लोगों ने अधिकारियों और उनके साथ चल रहे अर्धसैनिक बलों के वाहनों को घेर लिया था। और अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम और वीवीपैट मामले में आज बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के हर वोट को वीवीपैट पर्ची से मिलान करने की मांग नहीं मानी। कोर्ट ने ऐसी मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने आज के अपने निर्णय में 2 प्रमुख बातें कही। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि सील की गई एसएलयू 45 दिन के लिए स्टोर रहेंगी। और इसके अलावा तमाम जो बड़ी बातें यहां से निकलकर सामने आई हैं, उन्होंने कहा कि नतीजों के बाद दूसरे तीसरे नंबर पर आया कैंडिडेट शिकायत कर सकता है और नतीजों के 7 दिन के भीतर शिकायत की जा सकती है। तो तमाम ये बड़ी बातें यहां से निकलकर सामने आई हैं। इसके अलावा इंजीनियर्स की टीम द्वारा ईवीएम के भीतर माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी की जांच की बात भी कही गई है और शिकायत के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस का खर्च कैंडिडेट ही उठाएगा, ये बात भी निकलकर सामने आई है। जांच में ईवीएम से छेड़छाड़ का पता चलने पर कैंडिडेट का खर्चा रिफंड होगा। और साथ ही इसके अलावा तमाम जो महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं वो हम आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहे हैं। वीवीपैट मशीन में राजनीतिक दलों के सिंबल को अपलोड करने की मशीन है। सिंबल लोडिंग जो यूनिट है उसके बारे में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। वीवीपैट मशीन में सीरियल नंबर और प्रत्याशी का नाम अपलोड होता है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वीवीपैट मशीन और इसके अलावा मतदाता वीवीपैट मशीन द्वारा अपना मत वेरीफाई कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट के 100% मिलान वाली याचिका को खारिज करने का फैसला दिया। ईवीएम और वीवीपैट की तकनीक और बेहतर और आसान तरीके से जानने के लिए हमने आईटी एक्सपर्ट सुबिमल भट्टाचार्य से बात की। एक्सपर्ट ने 45 दिनों तक पर्ची सुरक्षित रखने को लेकर क्या कुछ बताया, आइए जानते हैं। है कि वीवीपैट स्लिप को 45 दिन रखा जाए तो एक अच्छा कदम है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के कानून है इसके माध्यम से बैलेट्स को 45 दिन के लिए सुरक्षित रखा जाता था। और लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल उठाए थे तो इलेक्शन कमीशन की वकील ने इसको 30 दिन वीवीपैट की स्लिप को रखने की गुंजाइश की थी। माइक्रो कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है और इसकी जांच से क्या मदद मिलेगी, इसको लेकर एक्सपर्ट ने क्या बताया है, आइए जानते हैं।
कंट्रोलर जो होता है वो कंप्यूटर ही होता है जिसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम दोनों होते हैं। तो वोटिंग के पहले जब कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होता है वो उसमें स्टोर्ड होता है और वोटिंग जो होते हैं वोट्स भी उसी में जाके शामिल होते हैं। जो उसकी जांच की आज आदेश दी गई है उसके फायदा यही है कि एक रीएश्योरेंस हो जाता है कि वोटिंग एक ही बार हुआ है और सही से हुआ है। और वहीं फैसला देते वक्त शीर्ष अदालत ने बर्न मेमोरी की जांच की भी बात कही है। वहीं बर्न मेमोरी क्या होती है और इसमें छेड़छाड़ हो सकती है या नहीं, आइए जानते हैं। वही मेमोरी होता है जो वोटिंग इंफॉर्मेशन जो उसमें स्टोर्ड होते हैं और उसको छेड़छाड़ किया नहीं जा सकता है क्योंकि वो एक ही बार प्रोग्रामेबल होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया में विशाल जनसभा की। रैली में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आरजेडी कांग्रेस दौर की याद दिलाई और प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए ने बिहार को उस जंगल राज से निकाला है। ईवीएम को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हीं दलों के दौर में मतपत्रों की लूट होती थी और लोगों से उनका मताधिकार छीना जाता था। प्रधानमंत्री ने ईवीएम को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को सराहा। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र बैलेट पेपर लूटे जाते थे। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर चुनाव जीतने के लिए देश विरोधी तत्वों का सहयोग लेने का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस इतने नीचे गिर गई है कि प्रतिबंधित संगठनों के साथ से भी उसे परहेज नहीं है। इस तरह से राहुल गांधी जी ने प्रतिबंधित संगठन एसडीपीआई, पीएफआई जो आतंकवादी सोच को और भारत के खिलाफ एजेंडे को समर्थन देते हैं, उनका समर्थन अगर राहुल गांधी जी लेकर चलते हैं तो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि राजनीति में
एक चुनाव जीतने के लिए इतना नीचे कांग्रेस पार्टी गिर जाएगी कि ऐसे प्रतिबंधित संगठनों का सहायता भी लेगी। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। यकी है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने सोशल मीडिया एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक बयान को साझा किया है। यह बयान दिसंबर 2006 का है, जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नवीन योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास का लाभ समान रूप से मिले। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। भाजपा ने इस बयान पर कहा कि कांग्रेस को अपने ही प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। To be revitalized, we will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. और प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस वीडियो पर कांग्रेस पर एक बार फिर से हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2011 में उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण का हिस्सा छीनकर धर्म के आधार पर वोट बैंक को आरक्षण देने की मंजूरी दी थी, लेकिन उस समय जागरूक कोर्ट ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने सभी मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करके पिछड़ी जातियों का हक छीना है। प्रधानमंत्री ने देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक बताने वाले बयान की याद दिलाते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का इससे जुड़ा एक और वीडियो सामने आ चुका है। इस देश के जो संसाधन है, इस देश की जो भी संपत्ति है, इस देश की जो भी संभावनाएं हैं, अगर उस पर पहला किसी का हक है तो मेरे देश के गरीबों का है, मेरे देश के मजदूरों का है, मेरे देश के खेत में मजदूरी करने वाले किसानों का है, मेरे देश में गरीबी में जीने वाली मेरी माताओं बहनों का हक है। किसी भी धर्म के क्यों न हो, लेकिन अगर वो गरीब है तो पहला हक उस गरीब का है। ये मोदी की सोच है। कांग्रेस ने जिस तरह देश के हिंदुओं के साथ भेदभाव किया, पक्षपात किया, आज कांग्रेस की कलई खुल गई है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का छुपा हुआ एजेंडा है कि एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनना और मुसलमानों को देना। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। जेपी नड्डा ने कहा कि मनमोहन सिंह ने यह बयान गलती से नहीं दिया था। मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए
फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानी की गई और मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, ये कहा गया। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और टीएमसी पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी को जमकर घेरा और ममता सरकार में हुए घोटालों को गिनाया। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पस्त हुआ इंडी गठबंधन दूसरे चरण में ध्वस्त ही हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और टीएमसी बंगाल में भले ही एक दूसरे से लड़ते दिखाई दे, लेकिन इन दोनों की सोच एक जैसी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दोनों दलों को तुष्टीकरण की विचारधारा जोड़े हुए है। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर बहाल करेंगे। टीएमसी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो सीएए कानून को रद्द कर देंगे। आप मुझे बताइए, बंटवारे से पैदा हुए देशों में जहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, जहां उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके आस्था स्थलों, मंदिरों, गुरुद्वारा, चर्च ध्वस्त कर दिए जाते हैं, जिनकी बहन बेटियों का जबरन शादी करके उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है, आखिर वो कहां जाएंगे। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान किए जाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया में पहली सरकार होगी जो अप्रेंटिसशिप का अधिकार हिंदुस्तान के हर बेरोजगार ग्रेजुएट को देने जा रही है। करोड़ों युवाओं की पहली नौकरी पक्की होने जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में हिंदुस्तान की सरकार युवाओं को अप्रेंटिसशिप देगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।